हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल सी क्लास आज लेके हाजिर हूं। इस क्लास में आप लोग आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एकदम छोटी छोटी बारीकियां आप लोग सीखेंगे। हरियाणा सीईटी मेंस के लिए जो सिलेबस अवेलेबल है, जिसका नाम इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस है, उसका ये लेक्चर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को आप लोग बहुत दिल से समझने की कोशिश करना। इसके अंदर आप कई सारी चीज़ों को आज बारीकियों में समझने वाले हो। आज आप समझोगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, समझोगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। एक्चुअली आप इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी इन दोनों में ही डिफरेंस समझने की कोशिश करोगे। के साथ समझोगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप माइक्रो और मैक्रो इन दोनों का ही डिफरेंस समझ जाओगे। यानी कि आज आप लोगों को एक बहुत ही बेसिक और मूलभूत जानकारी मिलने वाली है। देखो, ऐसा होता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इंजीनियर होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमी से तो कभी वास्ता पड़ा नहीं होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब प्रिपरेशन करने जाते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को जनरली स्किप कर देते हैं, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ते हैं सबसे पहले। हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो ईजी लगती है। और इकोनॉमिक्स से बस थोड़ा डर सा ही रहता है। वो डर आपका अब दूर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। एक एक चीज़ आपको बारीकियों से समझ में आएगी। ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी साइंस जैसा ही सब्जेक्ट है। इसमें थोड़ी साइंटिफिक चीज़ें होती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। पर आप चिंता ना करिएगा, मेरे साथ जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको एक एक चीज़ों की बारीकियां समझ में आ जाएगी। आपको यूँ महसूस होगा कि हाँ यार, ये चीज़ तो मुझे एकदम समझ में आ गई है। कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। आप अपने आप यूं समझिएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस सा फील करोगे कि हाँ यार, ये तो बहुत इजी था। तो ऐसा विश्वास रखिएगा, एकदम आसान बना के ही आपको समझाने वाला हूँ। ऐसा ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि किसी को तुम पढ़ा भी सकते हो, इतना ही इजी बना दूंगा इसको मैं, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट से प्यारे से सब्जेक्ट को, ठीक है ना। 1776 के द्वारा एडम स्मिथ ने, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन थे, ठीक है ना, स्कॉटिश फिलोसफर थे 1776 के दौरान, जिनका नाम एडम स्मिथ था। उनको इकोनॉमिक्स के फादर कहा करते हैं एक्चुअली। लेकिन हमें जो हमारा बेसिक कंसेप्ट पहले सीखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी है क्या। देखो, आपके आगे ना बहुत सारी चीजें आएंगी। यहाँ पे बहुत सारी चीजों में सबसे पहली बात यह आती है कि आप ओवरऑल चीजों को समझो कि इकोनॉमी की हमें जरूरत क्यों पड़ी होगी। हमने पहला कदम तो यहीं रखना है कि हमें ना इस सब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी होगी, ये आया ही क्यों होगा हमारे पास में। अर्थशास्त्र जो है ना, और अर्थव्यवस्था, हमारे पास में दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। एक तो होता है इकोनॉमिक्स होता है, एक इकोनॉमी होती है, ध्यान रखना। तो एक बात ध्यान रखना, आपके पास में बहुत सारे साधन, संसाधन की बात करता हूं मैं, जिनको रिसोर्सेस कहते हो। रिसोर्सेस का मतलब क्या है कि जॉब की बात करो, गवर्नमेंट जॉब की बात करो, ठीक है ना। जॉब ज्यादा है या जॉब करने वाले ज्यादा है, आप ये बताओ मुझे। जॉब ज्यादा है या जॉब करने वाले ज्यादा है? सर, जॉब तो करने वाले ज्यादा है, जॉब तो लिमिटेड ही है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो रिसोर्सेस होते हैं, जो सोर्सेस होते हैं ना, वो थोड़े लिमिटेड होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। और इन सीमित संसाधनों को ही एस और डिजायर क्या होती है? डिजायर होती है अनलिमिटेड होती है, इच्छाएं तो होती है बहुत ज्यादा होती है। भाई, होता तो बहुत थोड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास में फिलहाल के लिए जो है ना, ऐसा कहता हूं कि 5 बिस्किट के पैकेट है, लेकिन तुम मेरे सामने बैठे हो 50 लोग, ठीक है ना। तुम 50 को 5 बिस्किट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं? वही मेरे पास में सब्जेक्ट है। उसी सब्जेक्ट को ही आप लोग कहते हो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। के लिए ही आप लोग जो है ना, ये ऐसे सब्जेक्ट लेके आते हो, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स लेके आते हो आप लोग। तो एक बात को बहुत ढंग से समझा होगा आप लोगों ने, एकदम बारीकियां समझी होगी। बारीकी इतनी सी है इसके अंदर कि जब भी आपके आगे कोई भी सीमित संसाधन आता है, ठीक है ना, सीमित है यानी कि कोई लिमिटेड रिसोर्सेस है, इस लिमिटेड रिसोर्सेस को आप लोग जो है ना क्या करें कि अनलिमिटेड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें। अनलिमिटेड का मतलब क्या होगा? अनलिमिटेड का मतलब हो गया आपका यहाँ पे असीमित। असीमित के अंदर जब भी आप उसको जो ट्रांसफर करते हो ना, इसी को ही आप लोग क्या कहते हो, इसी पार्ट को आप लोग कहा करोगे यहाँ पे इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स का नाम दोगे। तो मतलब ये टेक्निक, ये सब्जेक्ट इसीलिए ही बनाया गया था कि हमारे पास रिसोर्सेज तो थोड़े हैं, डिजायर जो है, इच्छाएं हैं ना, वो बहुत ज्यादा है। तो हमें क्या करना है? हमें एक तरीका अपनाना है कि लिमिटेड रिसोर्सेस को अनलिमिटेड जो आपकी डिजायर्स है, इच्छा है, उसके अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। वही आप लोग जो है ना इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने की कोशिश करोगे कि हाँ, ऐसे ऐसे इस प्रोसीजर के माध्यम से, इस माध्यम से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
तब जाके आगे दो वर्ड आपके आगे निकल के आएंगे। एक वर्ड निकल के आता है जिसको आप लोग कहा करते हो इकोनॉमिक्स कहते हो, और एक वर्ड आता है इकोनॉमी आता है। शुरुआत में जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो यूं लगता है कि दोनों शायद वर्ड एक ही होंगे, कोई खास अलग नहीं होंगे। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स तो एक ही चीज़ है, लेकिन देखो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एग्जाम पर्सपेक्टिव देखा जाए तो। और वो डिफरेंस ही बताने की अगर मैं कोशिश करूं तो वो ये है कि जो इकोनॉमिक्स होता है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रिंसिपल बेस्ड स्टडी होती है, यानी कि इसका मतलब है सैद्धांतिक अध्ययन जो होता है ना वो इकोनॉमिक्स है। लेकिन जो आपका इकोनॉमी होती है ना वो व्यवहारिक अध्ययन होता है। मतलब यूं समझो इसके अंदर जो स्टडी की जाती है ना वो स्टडी आपकी क्या होती है? थ्योरी बेस की स्टडी होती है आपकी। इसके अंदर ये थ्योरी बेस वाली स्टडी आती है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप लोग जो है ना प्रैक्टिकल बेस्ड की जो है ना वो स्टडी पढ़ा करते हो। प्रैक्टिकल स्टडी इसके अंदर आती है आपकी। दो चीजें आपके आगे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है आपके पास में। आपके पास में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स है, और एक आपके आगे इकोनॉमी है। इन दोनों में अंतर जानना था। इन दोनों में अंतर जानने के लिए, डिफरेंस जानने के लिए हम लोगों ने किया क्या? हम लोगों ने ये किया कि हमारे पास में बेसिक सब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, ये सवाल किया। तो इस सवाल का जवाब ये था कि जो चीजें हैं वो तो सीमित ही है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है, लेकिन डिजायर जो है ना वो अनलिमिटेड है। तो हमें इन लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? जैसे यूं समझो कि पेट्रोल है। अब पेट्रोल अनलिमिटेड तो है नहीं, अगर आपको पता है अनलिमिटेड अगर हो जाता वो तो वो किस तरीके से कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता, या क्या उसकी फिर वैल्यू रहती है, क्या तरीका जो है ना आपका उसका रेट इतना नहीं रहता। लेकिन वो लिमिटेड है, और जो उसकी मांग है, डिमांड है, वो देखो कितनी ज्यादा है, डिजायर कितनी ज्यादा है। तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है रेट के आधार पे आप देख पा रहे होंगे। उसकी जगह सब्स्टिट्यूट आ रहा है, लाइक गोल्ड वगैरह भी होगा। ये सब कुछ आगे जाके पढ़ोगे आप लोग, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए इतनी चीज देख सकते हो आप लोग कि लिमिटेड रिसोर्सेज को आप लोग जो है ना अनलिमिटेड डिजायर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो इन्हीं सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो फिर आपके पास में दो पार्ट है यहाँ पे, एक है इकोनॉमिक्स है, एक आपके पास में इकोनॉमी है, ये याद रखना। अगर मैं इकोनॉमिक्स की अगर यहाँ पे बात करता हूं तो वो ये है कि जो प्रैक्टिकल स्टडी थ्योरेटिकल स्टडी जो होती है। एक तो हम चीज़ों को किताबों में पढ़ा करते हैं ना कि हाँ ऐसा होता है तो ऐसा हो जाए, एस्पेक्ट्स लगाते हैं कि हाँ इस तरीके से करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर हो, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ मैं। तो हमने किताबों में पढ़ा था कि सिग्नल इस तरीके से जाता है, एक ट्रांसमीटर ऐसे ट्रांसमिट करता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे काम करते हैं ट्रांजिस्टर, इस तरीके से ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम करता है, टीवी यूँ काम करता है, आपका कोई इलेक्ट्रिक साधन है वो कैसे काम करेगा। ये चीज़ें हमने थ्योरेटिकल पढ़ी थी। लेकिन प्रैक्टिकली जब इनको इंप्लीमेंट करना पड़ता है तो आप समझ सकते होंगे चीज़ें जो है ना कुछ बदल भी सकती है, कुछ चीज़ें और भी हो सकती है। तो जब आप चीज़ों को थ्योरेटिकली पढ़ते हो यहाँ पे, तो थ्योरेटिकल सारी स्टडी जो आती है ना वो आती है इकोनॉमिक्स में आती है, जिसको अर्थशास्त्र कहते हो आप लोग। और जब स्टडी आप लोगों की प्रैक्टिकल हो जाती है तो वो अर्थव्यवस्था होती है। आप लोगों ने बहुतों को कहते सुना होगा, ये नहीं कहते सुना होगा कि हमारी अर्थशास्त्र बदल गया। आपने लोगों ने ये सुना हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत फर्क पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था में चेंज हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, हमारी इकोनॉमी ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है। इकोनॉमिक्स ऊपर हो रही है, नीचे हो रही नहीं कहते हैं, वो थ्योरेटिकल है। ये आपको किताबों में, कॉलेज में अध्ययन किया जाता है, करवाया जाता है, हमारा सिलेबस ये रहता है। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल होता है हमारा, इसके अंदर प्रैक्टिकल पार्ट है। एग्जाम पर्सपेक्टिव दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सब चीजें करंट अफेयर इंक्लूड होता है, यहाँ पे फिर थ्योरी रहता है। जनरली तुमने ये कहते सुना होगा एक दूसरे से कि यार इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर ही आते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा कह देता हूँ आप लोगों को कि इकोनॉमिक्स से बिल्कुल करंट अफेयर आते हैं, तो वो आते हैं आपके इकोनॉमी वाले पार्ट से आते हैं। जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो ये थ्योरेटिकल है, तो बेस तो होना ही चाहिए आपका। तो खैर आइए हम लोग हमारे सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, और आगे की बात अगर हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं तो क्या रहता है। ये चीज़ तुम लोगों को क्रिस्टल क्लियर होगी एकदम चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्या है ये, इस बात का मतलब क्या है, या ये होता क्या है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे जाते हैं, अगला पार्ट हमारे पास में कौन सा रहेगा। और भी डेफिनेशन समझाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूं ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो यह है कि आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक विवरण, यानी कि थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज है आपकी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? अब सर पहले तो ये बताइए, देखो इतना तो आपने समझा दिया कि थ्योरेटिकल स्टडी है, ये तो चीज समझ में आती है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? कोई भी पैसे से रिलेटेड कोई भी मामला होता है, पैसे का मामला इन द सेंस कि पैसे से रिलेटेड कोई भी आपका लेन देन वगैरह होता है, धन से संबंधित कोई क्रियाएं होती है आपकी, यानी कि एक्शन रिलेटेड टू मनी।
पैसे से संबंधित ही कोई एक्शन लिया जाता है, या तो कोई सामान बेचा जा रहा है या कोई सामान खरीदा जा रहा है, तो वो जो रिलेटेड काम है वो आपकी एक्टिविटी होती है। कैसी एक्टिविटी है? इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हो आप लोग। भी मैं अपने घर से कुछ पैसे लेके गया, 15,000, 20,000, 30,000 रुपए लेके गया, मार्केट में गया और मार्केट में से जाके मैं कोई सामान खरीद के ले आया, मतलब एक कूलर खरीद के लेके आया हूं मान लो मैं। तो मैंने क्या किया, वहां पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है वहां पे, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं का अगर व्यवहारिक अध्ययन करना होता है, प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, तो आपका किस में आ जाता है, वो अर्थव्यवस्था हो जाती है फिर वो। तो मतलब आप लोग बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे यहाँ पे कि दो वर्ड है आपके पास, एक इकोनॉमिक्स है, एक इकोनॉमी है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि थ्योरेटिकल स्टडी, इकोनॉमी मतलब होता है प्रैक्टिकल स्टडी। किसकी प्रैक्टिकल स्टडी, किसकी थ्योरेटिकल स्टडी? इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि धन से संबंधित कोई काम हो रहा है, पैसा कहीं पे आ रहा है, जा रहा है, इससे संबंधित कोई भी बात हो रही है, उसकी अगर थ्योरेटिकल स्टडी करते हो आप लोग तो आएगा किसके अंदर? इकोनॉमिक्स में आएगा, लेकिन इकोनॉमी में प्रैक्टिकल आएगा आपका ये। अब तक तुम ये समझ चुके होंगे कि हाँ हमारा क्या होता है, थोड़ा बेसिक समझ गए होंगे, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, और आगे की बात आती है तो इसका जरूरत क्यों पड़ी थी, इसका उद्देश्य क्या था? संसाधनों का इस्तेमाल जो है ना वो हमें करना चाहते थे, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेस करना चाहते थे, इसलिए हम ये लेके आए थे। भी आप सोचोगे कि सर यार ये इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी हम लेके क्यों आए थे, तो इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव था, और ऑब्जेक्टिव ये था आपका कि जितने भी आपके संसाधन थे, जितने भी थे मतलब है भी, ठीक है ना, इनका ऑप्टिमल यूज करने के लिए। ऐसे तो अगर आप लोग ये नहीं लगाते इकोनॉमी का कंसेप्ट, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट, तो लोग कितना ज्यादा पेट्रोल का, डीजल का, गोल्ड का जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उनका कैसे कैसे यूज करते, क्या उसका हाल होता। अब आप सोच लीजिएगा, अगर पेट्रोल फिर ऐसे तो सारे एक दिन में ही उड़ा देंगे, समझ लीजिएगा, ठीक है ना, खुला ही पड़ा रहता बाल्टी भर के, तो खाली उड़ता रहता, समझिएगा। तो उसको एक लिमिटेड टाइप से यूज करने के लिए, या उसका जब जब जरूरत हो तब तब यूज करते हैं। पेट्रोल जलने का मतलब पेट्रोल वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि चलो पेट्रोल कल कोई बात नहीं बिखर रहा है तो बिखरने दीजिएगा। ये जो संसाधनों का, रिसोर्सेस का जो ऑप्टिमल यूज होता है, एक तरीका होता है यूज करने का, वो करना तरीका जो है ना सिखाता है हमें ये वाला। इसीलिए तो हम ये सब्जेक्ट पढ़ा करते हैं और क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था एक बेसिकली अधूरा शब्द है जब तक उसके आगे किसी देश या किसी क्षेत्र का नाम नहीं जोड़ा जाए, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था या इत्यादि इत्यादि। अब इसका क्या मतलब हुआ सर? देखो ऐसा है, मैंने कह दिया इकोनॉमिक्स, कह दिया सीधा सीधा, सॉरी इकोनॉमी कह दिया, इकोनॉमी इज इनकम्प्लीट वर्ड। मैंने अर्थव्यवस्था कह दिया। क्या अर्थव्यवस्था दुनिया भर में एक जैसी होगी क्या? आप खुद बताइएगा। जब आप थ्योरेटिकली स्टडी कर रहे हो तो वो तो खैर हर जगह एक ही जैसा है। अब मान लेते हैं कि मैंने कहा यहाँ पे 2 + 2 होता है 4, वहां पे भी 4 है। मैंने कहा कि 1 किलोग्राम है, उसमें 1000 ग्राम होते हैं। अमेरिका में भी 1 किलोग्राम 1000 ग्राम है, बराबर है, स्टैंडर्ड यूनिट बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां और वहां में एक चीज का फर्क पड़ गया। यहां पे हो सकता है 1 किलो आलू है ना वो 30 रुपए किलो मिलते हो, और वहां पे वही 1 किलो आलू हो सकता है 300 रुपए किलो मिलते हो। डिफरेंस पड़ गया ना। वो डिफरेंस किस चीज का है? वो डिफरेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही है, और वो प्रैक्टिकल इकोनॉमिक एक्टिविटी का है ना, तो वो इकोनॉमी में आता है। तो इकोनॉमिक कहना सीधा ठीक नहीं लगता है, अर्थव्यवस्था कहना सीधा ठीक नहीं लगता है। अर्थव्यवस्था अकेला तो बहुत ही अधूरा वर्ड है। इसको तो ऐसे पढ़ा जाता है कि ये इंडियन इकोनॉमी में ये चीज आती है, मतलब इसका हाँ ये रिलेट कर गया कि भारत में चीजों को ना प्रैक्टिकली इस रूप में देखा जाता है। इसको आप लोग कहते हो कि चाइनीज इकोनॉमी में ये है, ये इकोनॉमी में चाइना के, अमेरिका की इकोनॉमी ये आती है, जापानीज इकोनॉमी ये कहती है। इससे समझ में आ जाता है कि भी हाँ उस देश की संबंधित चीजें ये आती है इसके अंदर। तो ये याद रखिएगा, कोई तुमसे पूछे क्या इकोनॉमी क्या इनकम्प्लीट, हाँ बिल्कुल इनकम्प्लीट वर्ड में ही आता है ये। इनकम्प्लीट क्यों है इसको हम वैसे समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, किसी देश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याएं क्या हो सकती है? मेजर प्रॉब्लम ऑफ कंट्री इकोनॉमी क्या हो सकती है? लैक ऑफ रिसोर्सेस हो सकता है, लैक ऑफ प्रॉपर अलोकेशन हो सकता है। कोई देश आप सोच के देखिएगा गरीब और अमीर कैसे हो सकता है, या कोई देश की प्रॉब्लम हो ही कैसे सकती है। कहते हैं कि हाँ इस देश की ना इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, ये वर्ड जैसे कह देते हैं सुनते सुनते कि हाँ यार ये देश गरीब है, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। ये सब कुछ क्यों बोलते हैं हम लोग? अफगानिस्तान की नहीं है भाई, सीरिया की भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ कह रहे हैं तो उसकी वजह ये होगी कि उन कंट्री की संसाधनों का अभाव होगा। पहली तो बात क्या है कि वहां रिसोर्सेस है ही नहीं। आप कह रहे थे सर रिसोर्सेस लिमिटेड हो तो उसको हम यूज करें। देखो लिमिटेड होना और ना होना इन दोनों में तो फर्क है ना।
एक तो ये होता है कि कुछ तो है, चलो एटलीस्ट, ठीक है ना। मान लेते हैं कि मेरे पास में 50,000 रुपए है, ठीक है ना, 50,000 रुपए है। ये 50,000 रुपए मुझे आने वाले जो है ना, इन 50,000 रुपए में आने वाले 3 महीने के लिए जो है ना वो सरवाइव करना है। 3 महीने के लिए, आगे मेरे को बाद में मिलेंगे, पर पहले मेरे को भी 50,000 से 3 महीने के लिए सरवाइव करना है। खाना है, पीना है, रेंट देना है, जो भी कुछ करना है, मुझे इन 50,000 से सरवाइव करना है। अच्छा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे जो भी फिजूल खर्ची है, जो भी मेरा एक्स्ट्रा पैसा जहां पे भी 1 रुपए भी जा रहा है, मैं उसको क्या कर लूंगा, रोक लूंगा। मान लेते हैं कि मैंने खाने की बात करते हैं, उसको अगर मैं कोशिश कर सकता हूं कि मैं 2 टाइम खाऊं, उसका 1 टाइम खा लूं मैं, ठीक है ना। अगर मुझे कोई और गुड्स चाहिए, मान लेते हैं कोई नेसेसरी है, कोई लग्जरी गुड्स चाहिए, वहां नहीं उसका यूज करूंगा। जहां मुझे पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी वहां मैं पैदल चलने की कोशिश करूंगा। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मैं उसको इकोनॉमी का कंसेप्ट अगर लगाता हूं तो क्या करूंगा, लिमिटेड रिसोर्स है और इसको मैं यूज, डिजायर मेरी बहुत सारी है, काम मेरे बहुत सारे हैं। मैं पैदल चलना नहीं पसंद कर रहा, मैं बाइक पे गाड़ी में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खाना जो है ना अपने घर पे खाना नहीं पसंद कर रहा, मैं 5 स्टार होटल में खाना पसंद कर रहा हूँ। मैं कपड़े जो है ना वो नॉर्मल पहनना नहीं पसंद कर रहा हूँ, कपड़ा मैं किसी ब्रांडेड कपड़ा पहनना पसंद कर रहा हूँ। तो ये मेरी डिजायर्स तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन डिजायर्स को मैं लिमिटेड कर लूंगा अकॉर्डिंग टू दिस। लिमिटेड रिसोर्सेस है तो लिमिटेड में अपने आप कर लूँ, बैलेंस चल जाएगा। लेकिन अगर किसी देश की इकोनॉमी जैसे खराब होती है तो ये कहा है कि पैसा है ही नहीं, लैक है, इन द सेंस मतलब है नहीं इन द सेंस 50 रुपए है अब कह लो आपके पास, और 50 रुपए में कहा जाए कि 3 महीने में तुम्हें गुजारा करना है, 3 महीने का, तो देखिएगा क्या हालत हो सकती होगी। इसको सोच के भी आपको डर लग जाएगा एकदम, यार 3 महीने केवल 50 रुपए में जीना है, कुछ आएगा ही नहीं। 50 रुपए में 1 टाइम का खाना नहीं आएगा, हैंड टू माउथ लिविंग नहीं हुई है। तो इस टाइप के रिसोर्सेस है नहीं, तो देश की हालत क्या हो जाती है, फिर खराब हो जाती है, भुखमरी हो जाती है, आर्थिक संकट आ जाता है, कह देते हैं हम लोग, तो वो यही होता है, लैक ऑफ रिसोर्सेस आ जाता है आपका यहाँ पे। उचित आवंटन की कमी होती है, लैक ऑफ प्रॉपर अलोकेशन। अब दूसरा कंडीशन लगा के चलते हैं। दूसरी कंडीशन में ये हुआ कि पैसा आपके पास में था, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास पैसा तो 1 लाख रुपए था 3 महीने के लिए, लेकिन इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई पिताजी हैं और पिताजी के घर में जो है ना बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। उन 2 बच्चों को जो है ना 1 लाख रुपए में पढ़ाना था, ठीक है ना। अब पढ़ाना था तो किया क्या, पिताजी ने अलोकेट करने में गड़बड़ कर दिया। एक को हो सकता है कि पैसा लगा दिया ज्यादा, और वो हो सकता है उसका फिजूल खर्ची कर रहा हो, उड़ा रहा हो किसी भी तरीके से बाहर, ठीक है ना। एक पे पैसा लगाया नहीं, ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, ये पढ़ने वाला बच्चा था, ठीक है ना। इस पे लगाया नहीं तो पढ़ नहीं पाया, इस पे लगाया पर ये पढ़ता नहीं था, तो करते करते दोनों ही बर्बाद हो गए। तो अलोकेट करते टाइम पे भी बहुत चीजों को ध्यान रखना पड़ता है कि किस सेक्टर में आप अलोकेट कर रहे हो, कौन सा सेक्टर ठीक रहेगा आपके लिए, इस पे कितना लगाया जाए कि कितना आपको इनपुट देने पे आउटपुट भी मिलता है। इकोनॉमिक सेक्टर मतलब इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन करते समय बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। टूरिस्ट के लिए अलोकेशन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए अलोकेट किया जाता है, एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कई सारी चीजों को देखा करते हैं। और इन सभी चीजों को देख के ही फिर समझा जाता है कि आपके देश की इकोनॉमी को कैसे बूस्टअप कर सके। तो मेरे हिसाब से चीजें आप समझ रहे होंगे। आज का लेक्चर बहुत हद तक आपको जो है ना नॉलेजवान बना देगा, बहुत कुछ सिखा देगा आप लोगों को कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है, इस तरीके से चीजों को समझा जा सकता है आपका, ठीक है। तो आपने ये चीज समझ ली है कि आर्थिक क्रिया होती क्या है, ठीक है ना। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को कि आप पढ़ क्या रहे हो। आप एक्चुअली पढ़ रहे हो यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस देख रहे थे। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स वो होता है जब आप किसी चीज की थ्योरेटिकली स्टडी किया करते हो, किसी चीज की इन द सेंस कि आप यहाँ पे चीज का इन द सेंस यहाँ पे मीनिंग आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि आपका धन का लेन देन है उसका आप लोग थ्योरेटिकली स्टडी करते हो। उसी का प्रैक्टिकली स्टडी करोगे तो आप इकोनॉमी में आ जाओगे, यानी कि अर्थव्यवस्था, वो अर्थशास्त्र बन जाएगा, ये अर्थव्यवस्था बनेगा। और ये क्यों ही पढ़ने की जरूरत पड़ी थी, इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करना चाहते थे, क्यों, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, ठीक है ना, इसी करके ही। फिर हमने ये तो डेफिनेशन पढ़ा था, इसका टारगेट यही था कि ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेस है। अकेला इकोनॉमिक कहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर देश पे ये प्रैक्टिकली पढ़ रहे हो तो अलग अलग होता है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अलग टाइप का है, कोई अलग टाइप का है, क्योंकि हर किसी के पास में इक्वल रिसोर्सेस नहीं है।
भारत है, भारत के पास रिसोर्सेस है, पर स्किल की बहुत कमी है। स्किल का मतलब क्या होता है? स्किल का मतलब होता है कुशलता। मतलब क्या है कि जो बेसिकली ट्रेनिंग कहिएगा, किसी चीज को बना पाए, टैलेंट कहिएगा एक प्रकार से, वो हम लोग कोशिश करते हैं फिर किसी बाहर के बंदे से। जैसे मान लेते हैं कि आज भी डिपेंड है हम लोग गन बनाने पे या कोई और प्रॉपर हथियार बनाने पे, टॉप एंड लेवल की जैसे कार वगैरह होती है आपकी, मर्सिडीज है, जगुआर है, फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, रॉयल्स है, ये जो गाड़ियां हैं ये आज भी आपके भारत में आपको कहीं दिखाई नहीं देती है इतनी ज्यादा, ठीक है ना। वे वहां पे ही क्यों है? क्योंकि हमारे पास में स्किल की कमी है। मास है यहाँ पे इन द सेंस की जनसंख्या बहुत है, स्किल की ओवरऑल यहाँ पे कमी है। तो करके प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया प्रोग्राम ऑलरेडी चला रखा है इंडिया में, उसका बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। स्टार्टअप कार्यक्रम चला रखा है, ठीक है। अभी बात करते हैं उनकी हम लोग, ठीक है। तो और किसी देश की अर्थव्यवस्था की समस्याएं क्या हो सकती है, मेजर प्रॉब्लम ऑफ कंट्री क्या हो सकती है आपकी? लैक ऑफ रिसोर्सेज होता है, लैक ऑफ प्रॉपर अलोकेशंस होता है, आपका समझने के लिए ये आता है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम लोग। कभी भी इकोनॉमी पढ़ते हो, बेसिक अगर पढ़ रहे हो तो बेसिक हमें सिलेबस में दिया है, तो सबसे बेसिक आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक क्या है। जब भी कभी मैं इकोनॉमी पढ़ूंगा, पैसा बनाऊंगा कैसे, मैं कैसे बना सकता हूं पैसा, शुरुआत कहां से करूंगा मैं? अच्छा, मैं शुरुआत कर सकता हूं एक चीज से, एक काम करता हूं, मेरे को शुरुआत करनी है, मान लेते हैं कि मुझे शुरुआत करनी है, किस चीज की शुरुआत करनी है मुझे कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई बिजनेस बनाना है। क्या बिजनेस बनाना चाहते हो सर? मैं मान लेता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पेड़े, बहुत पसंद है मुझे, मीठा मतलब पसंद ही है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि मुझे पेड़े खाने हैं, ठीक है ना, पेड़े की बात करते हैं हम लोग, मुझे पेड़े की फैक्ट्री लगानी है, ठीक है ना। तुम्हारा भी जी ललचा गया होगा, ठीक है ना। खैर, तो मान लेते हैं कि मुझे पेड़े की फैक्ट्री लगानी है और पेड़े बनाने हैं मुझे, ठीक है ना, एक दुकान खोलनी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगानी है मुझे। अच्छा, अब मैं क्या करूं? इसको बनाने के लिए सबसे पहला मेरे पास में क्या चीज चाहिए बताओ मुझे? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिएगा, बताइएगा। पैसा चाहिए कि नहीं चाहिएगा? बिना पैसा मैं कैसे कर पाऊंगा क्या इसको? नहीं कर पाऊंगा उसको यूज। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को, कोई भी इकोनॉमिक्स के अंदर एंटर करते हो, आप इकोनॉमी में एंटर करते हो आप लोग, ठीक है ना, तो आप लोगों के पास में एक आता है पैसा। पैसा बोले तो होता है, इसको आप लोग पूंजी वर्ड जो है ना यहाँ पे समझोगे, जिसको आप लोग इंग्लिश में कैपिटल के नाम से समझने वाले हो। कैपिटल चाहिए होता है आपको, बिना कैपिटल तो आप लोग कैसे ही जो है ना आगे बढ़ पाओगे। ठीक है सर, आपको पेड़ों की इंडस्ट्री लगानी थी, ठीक है, मैंने लगा ली है, पर लगाने के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया। पैसा मेरे पास था नहीं, तो मैंने क्या किया? पैसा नहीं था तो मैंने किसी से पैसा मांगा, मैंने पैसा मांगा, आपसे पैसा मांगा कि मुझे पैसा दे दीजिएगा, कितना चाहिए मुझे। मैंने कहा कि देखो 20 लाख रुपए लगेंगे मुझे प्रॉपर एक सेटअप करने के लिए। तो पैसा अगर मैंने मांगा है तो पैसे का क्या है, पैसे का मुझे देना पड़ेगा क्या, इसका प्रतिफल क्या होगा? इसका प्रतिफल होता है ब्याज, होता है ब्याज देना पड़ेगा। और क्या भारत देश के पास में कैपिटल का क्या स्टेटस है? तो अपने भारत देश के पास में कैपिटल का स्टेटस बहुत डाउन है, यानी कि पैसे का बहुत अभाव है, पूंजी की बहुत कमी है। यहाँ पूंजी की बहुत कमी है। पूंजी ही अगर ज्यादा होती तो फिर दिक्कत ही काहे होती, इतनी ज्यादा करीबी ही क्यों होती, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंसर वगैरह जो है ना क्यों ही रहता है ये चीजों का। तो एक तो कॉमन सेंस आई, सबसे पहला चीज मुझे ये देखो, बेसिक चीज है, आपके बेसिक इकोनॉमी का है, आपका ढंग से समझना, ताकि आगे जाके आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, जो भी आपका सिलेबस है सारा इजीली कवर हो जाए। पहली बात। दूसरी बात आपके पास में आती है कि जब मुझे पेड़े की फैक्ट्री लगानी है तो मुझे जगह चाहिएगी ना, जिसको आप लोग भूमि कहा करते हो, जमीन कहा करते हो, मुझे जमीन चाहिएगी, ठीक है ना, जमीन चाहिएगी। जमीन मैं आपसे लेने के लिए आया, तो क्या मुझे आप बताओ जमीन दे दोगे? हाँ बिल्कुल दे देंगे सर, जमीन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने मुझे जमीन तो दे दी है, जाते समय आप लोगों ने मुझे पकड़ के इतना जरूर कह दिया कि भैया इसका किराया कौन देगा। तो मतलब इसका जो आपका प्रतिफल होता है ना वो किराया होता है, ठीक है ना, किराया होता है, मतलब इसमें आपको किराया देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछो कि सर भारत के अंदर जमीन की कोई कमी है, कोई कमी नहीं है, भारत के अंदर जमीन बहुत सारी है, ठीक है ना, बहुत सारी जमीन है, जमीन की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। सो यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी भारत बनाती है, ठीक है ना, हम पढ़ेंगे आगे जाके उनको भी, SEZ के बारे में भी। तो ठीक है, ये भी हो गया हमारा। तो ठीक है, पहला काम क्या था? मुझे पेड़े की फैक्ट्री लगानी थी, तो मैंने पैसा मांगा। दूसरा काम क्या था? दूसरा काम मैंने जमीन मांग ली। अब तीसरी का क्या काम है? अकेला तो मैं नहीं कर सकता, अकेला तो ये फैक्ट्री नहीं लगा सकता, ना मैं चला सकता, तो मुझे चाहिए काम करने, मुझे लोग चाहिए, पर लोग भी मुझे वो चाहिए जो काम करते हो, मतलब मुझे लेबर चाहिए, ठीक है ना। तो तीसरा काम मेरा जो आता है ना वो चाहिए, मुझे लेबर चाहिए, मुझे मतलब मजदूर चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अच्छा, मजदूर का प्रतिफल क्या होगा? मजदूर का प्रतिफल है कि उनको मजदूरी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, उन्हें मजदूरी देनी पड़ेगी। ऐसा तो कौन काम कर देगा फ्री में? वो तो आए ही काम इसलिए करने थे ताकि उनको उसके बदले में कुछ उनका मेहनताना मिल जाए, ठीक है। तो सर क्या भारत में मजदूर हैं क्या?
अब ये 50-50 है एक्चुअली, ठीक है ना, 50-50 परसेंटेज है। क्यों? क्योंकि भारत में लेबर है तो बहुत। आप कहोगे सर भारत में लेबर की भला कहां कमी है? भारत के अंदर लेबर है तो बहुत, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मुद्दा ये है कि भारत के अंदर जो लेबर है ना, वो लेबर आपकी स्किल्ड नहीं है, सेमी स्किल्ड कह सकते हो। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि स्किल्ड वर्कर है, सेमी स्किल्ड वर्कर ज्यादा है इंडिया के अंदर। सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड ज्यादा है। अनस्किल्ड का मतलब है कि काम तो सबको चाहिए, जैसे मतलब ये कि जॉब तो आपको सबको चाहिए, पर मेहनत करके राजी नहीं हो, बस बैठे बैठे ठीक है मिल जाए, बात खत्म। सरकारों को कोसवाना है, ठीक है सर हम कोसेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनको इल्जाम लगाएंगे, इनके ऊपर इल्जाम लगाएंगे, कमियां उनमें भी निकाल देंगे, कमियां उसमें भी निकाल देंगे। हमारे पास ये रिसोर्सेस नहीं था, हमारे सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, हमें सिलेबस अच्छा नहीं करवाया था, हमें कंटेंट अच्छा सर ने नहीं दिया था, वो कोचिंग ने ऐसा कर दिया, मेरा आने जाने में खराब हो गया वक्त। मतलब बहुत सारे आपके पास में कमियां हो सकती है। ये गवर्नमेंट ने एग्जाम टाइम पे नहीं लिए, गवर्नमेंट ने धोखा कर दिया, लेकिन उसके बदले में अपनी अंतरात्मा से पूछे क्या मैं वाकई ही इसके लायक बन गया या बन गई हूं? क्या मैंने वाकई प्रिपरेशन पूरी कर ली है क्या? अब प्रिपरेशन करने में कोई एक दिन नहीं लगता है। कहीं तुम सोचो कि हाँ मैं एक दिन में प्रिपरेशन कर लूं, 2 दिन में प्रिपरेशन कर लूं, इसके लिए तपना पड़ता है बेटा, मेहनत करनी पड़ती है। तुम सोचते होंगे कभी यार सुनील सर पढ़ा तो रहे हैं, यार ठीक है सुनील सर का काम तो सही है, इनका तो आराम से आता है, इनको तो क्या दिक्कत है? ऐसा कुछ नहीं है डियर, मुझे भी तपना पड़ा था कभी न कभी, तो मैं तपता ही रहता हूँ, मेहनत मैं भी करता ही रहता हूँ लगातार। तो जब तक तपोगे नहीं तो तब तक आगे कैसे जाओगे आप लोग? घर की जो आदत है ना, बहुत ज्यादा घर के चिपके रहने वाली आदत, वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है। वो मधुमक्खी कभी शहद इकट्ठा नहीं कर सकती है जो कभी अपने छत्ते को छोड़ के गई नहीं हो। तो ये चीजें हैं जो आपको तपना पड़ेगा, मेहनत तो खैर करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे तो क्या ही आता है। स्किल तो आपके अंदर आनी चाहिए, हुनर है तो कदर है, वरना कोई कदर नहीं है, ठीक है ना। हाँ उसके लिए वक्त लगेगा। वक्त लगेगा, कितना लग सकता है? वक्त लग सकता है आपको 5 महीने का, 6 महीने का, साल का भी, 2 साल का भी, लेकिन अगर शिद्दत से की गई, प्रोडक्टिव आवर्स निकाल की गई मेहनत है तो वो इतने 6 महीने की या 1 साल की या 2 साल की मेहनत है आपको बहुत ऊंचा लेके जाएगी। धैर्य रखना पड़ता है, डेली मोटिवेट होना पड़ता है, फ्रस्ट्रेट नहीं यहां होना पड़ता है, एकदम बिल्कुल इज्जत से, मन से, तसल्ली से चीजों को पढ़ना पड़ता है हमें। अब जब वो करते हैं तो ही जाके आगे बढ़ पाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि पढ़ने लगे, कुछ समझ नहीं आया, एकदम किताबें एकदम झुंझलाहट होके फेंक देते, यार कुछ नहीं आता, ये क्या होगा वो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन में आ गए। ये तो बुजदिल की फिर निशानी होगी ना, ये तो एक पागलों वाली निशानी होगी। इसका मतलब तो ठीक है तुम बाकी भीड़ में शामिल हो गए। करना ही पड़ेगा, बड़े प्यार से टैकल करना पड़ेगा चीजों को। तो ये चीजें अगर सुधरी तो भारत के अंदर फिर लेबर भी स्किलफुल हो सकती है। तो ये 50-50 है, कोई बहुत ऐसा नहीं कि लेबर की कमी, लेबर बहुत है, स्किल्ड वर्कर नहीं है ज्यादातर, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर मेरे पास में क्या आएगा? मेरे पास में फिर एंटरप्रेन्योरशिप आएगी, यानी कि उद्यमशीलता आएगी, एक बिजनेसमैन वाला गुण आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस वाली चीजों में आप लोग क्या समझे हैं कि ये वे कारक हैं, वे कारक जिनके माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया संपन्न होती है, फैक्टर थ्रू विच द प्रोडक्शन प्रोसेस टेक प्लेस, प्रोडक्शन इन्हीं से ही कंप्लीट होती है। उत्पादन के कारक क्या क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक है, 4 कारक याद कर लेना है। पहला आपका पूंजी होता है, फिर आपकी जमीन आती है, फिर आपका श्रम आता है, फिर आपका आता है उद्यमशीलता आती है, यानी कि कैपिटल है, लैंड है, लेबर है और एंटरप्रेन्योरशिप है। कोई लोचा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज मैंने अभी तुम्हें बताई क्या, कि अगर मैं किसी से जमीन लेता हूं, पक्की बात है, तो क्या होगा, ये एक नेचुरल रिसोर्सेस है जो कि प्रोडक्शन के लिए मुझे चाहिएगा। इसका प्रतिफल, इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट मुझे किराया देना पड़ेगा, मैंने कहा था। और क्या ये भारत में अवेलेबल है? क्या मैंने कहा था कि भारत में जमीनों की कोई कमी नहीं है, बहुत अवेलेबल है, कोई इश्यू नहीं है। दूसरी चीज मेरे पास में यहाँ कैपिटल आ सकती है, कैपिटल चाहिएगा मुझे, पैसा चाहिएगा। तो पैसे की बात करता हूं तो पैसे का डेफिनेशन है मनी एंड टेक्नोलॉजी। पैसे से मैं करूंगा क्या? पैसे का मतलब ही यहाँ पे है कि मैं कोई चीजों को लेके आऊंगा, रॉ मटेरियल तो लेके आऊंगा, प्लस में कोई चीज की टेक्नोलॉजी तो लगाऊंगा। पेड़ा बनाया तो पेड़े में कोई टेक्नोलॉजी है सर? हाँ भैया टेक्नोलॉजी तो है ही अपने आप में। क्या कि पेड़ा है, पेड़े को मैंने, जब आप ना जगह जगह के पेड़े खा के देखना, आपको अलग ही मिलेंगे, अलग है। किसी दुकान का कोई टेस्ट है, किसी दुकान का कोई टेस्ट है, किसी दुकान का सालों दर साल एक ही टेस्ट होता है। वो टेक्निक ही तो है ना, वो गुरी तो है ना अपने आप का। कैसे उन्होंने दूध को उबाला, कैसे खोया बनाया, कब जाके उन्होंने उसके अंदर इलायची डाली है, कब जाके उन्होंने जो ना कितना पकाया, कितने पकाने से उतारने से उन्होंने वो बनाया, कितना मीठा डाला, मीठे डालने का भी एक हाथ का जस होता है।
सब अपने आप की एक टेक्निक है। जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी हर चीज में आपकी कंप्यूटर वाली ही हो तो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी माइंड से भी डेवलप की जाती है, माइंड ही तो कंप्यूटर है और क्या है आपका। हाँ, इसका क्या होता है, इसका ब्याज देना पड़ता है। भाई किसी से मैंने पैसा लिया तो मैंने क्या कहा था, रिजल्ट में मुझे ब्याज देना पड़ेगा ना, ठीक है ना, ये होगा। और क्या ये भारत में है, तो इसकी अभाव है, ये जो है ना आपका अभाव है। इसी करके भारत क्या कर रहा है, मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट चला रखे हैं, स्टार्टअप प्रोजेक्ट चला रखे हैं कि तुम खुद का ही बनाओ। लोगों को मुद्रा योजना, ठीक है ना, इसके आगे भी बताऊंगा, इसके लिए मुद्रा योजना वगैरह भी चला रखी है मजदूरी के लिए। श्रम की बात करते तो मानव शरीर अथवा मस्तिष्क में पाई जाने वाली उत्पाद शक्ति, सुपर इंपॉर्टेंट है। WHO की डेफिनेशन है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रोडक्शन पावर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी एंड द ब्रेन, यानी कि ये है कि मानव शरीर अथवा मस्तिष्क में पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति। एक तो शरीर की भी पावर लगेगी। अच्छा, अकेला शरीर बाहुबल तो है, लेकिन ये भेजे में कुछ नहीं है तो क्या फायदा है फिर आपका। मैं आपके आगे यहाँ पे हट्टा कट्टा एकदम बढ़िया 6-8 पैक बना के यहाँ पे आके बाहुबली से आके खड़ा हो जाता, लेकिन भेजे में कुछ नहीं है। आगे बस मैंने इकोनॉमिक से लिखा है, मैंने कहा बेटा देखो इकोनॉमी होती है, पढ़ लेना तुम अपने आप। तो अपने आप ही पढ़ना था, फिर हमारे पास काहे आए सर आप, क्यों ही हमने आपके पैसे दिए हैं। तो सीधी सी बात है ना, यही आपके पास में। तो मानव शरीर का मस्तिष्क भी हो और शरीर भी हो, मतलब फिजिकली भी हो, दोनों को मिला के लेबर लगता है आपका। और इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है सर मजदूरी आती है। मजदूरी का मतलब क्या होता है, मजदूरी का मतलब वेजेस हो सकता है आपका। क्या ये भारत में है या है, ये इसके लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम चला रखा है, उपलब्ध है, अवेलेबल है। पर मैंने आपको एक प्रैक्टिकली बात बता दी कि प्रैक्टिकल में कितना का डिफरेंस चल रहा है भारत में। फिर लास्ट में आता है उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हो आप लोग। व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता होती है। अगर ये सब कुछ मेरे पास में होगा तो बिजनेस तो कोई कोई करता है। बिजनेस तो हर कोई नहीं करता, आपको पता होगा। बिजनेस करने वाले के पास में कहते हैं ना जिगरा चाहिए होता है। हर कोई बिजनेस करता है, ज्यादातर लोग जॉब की तरफ भागते हैं कि हमें जॉब चाहिए, बस बात खत्म। इंडिया के अंदर अगर देखा जाए ना तो ये अभाव है इसके भी। इस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना चलाई है कि आप हमसे लोन लीजिएगा और खुद का कोई बिजनेस सेटअप करिएगा। ये स्टार्टअप स्कीम चलाई है, 16 जनवरी आपको याद होगा, ठीक है ना, स्टार्टअप डे मनाते हैं। तो स्टार्टअप स्कीम के अंदर क्या आता है कि आप खुद का स्टार्टअप करिएगा। मोदी जी भारत की पहली सरकार है फिलहाल के लिए, बाकी आप इनके खिलाफ हो सकते हैं, इनसे अच्छे हो सकते हैं, पर एक बात के लिए आप इनके पक्ष में हो सकते हैं कि अब तक भारत में कोई ऐसी सरकारें नहीं आई थी जिन्होंने स्टार्टअप के लिए बढ़ावा कुछ दिया होगा। ये पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने स्टार्टअप को बढ़ावा दिया। तो हाँ, ये कह सकते हो, बहुत ही अच्छी बात कह सकते हो। जब तक भारत के अंदर या किसी भी देश में स्टार्टअप नहीं होंगे, बिजनेस नहीं होंगे, इंडस्ट्री नहीं होगी, तब तक वो देश कभी ग्रो कर ही नहीं सकता है। आप अपनी पर्सनल लेवल पे भी ले लेना, आप कभी इंडिविजुअली ग्रोथ कर ही नहीं सकते। जब अगर आपके सपने बहुत ऊंचे हैं, आप बहुत ही अलग लाइफ टाइप के सोचते हैं, अगर आप इंडिविजुअली सोचते हैं, इतना मतलब बहुत ग्रो करना चाहते हैं आप अलग से, तो आप हमेशा स्टार्टअप में फोकस करोगे, जॉब में कभी फोकस ही नहीं करोगे आप अब अगर कहो कि सर हम जॉब करें, स्टार्टअप करें, बिजनेस करें, क्या करें, उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या करो, आपका प्रोडक्ट क्या है, वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी का प्रोडक्ट और आप किसी की फ्रेंचाइजी लेके काम कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्ट आपका होना चाहिए, स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर स्किल है ना तो आप वो काम कर सकते हो, और स्किल होनी चाहिए इच्छा से। स्किल वो होनी चाहिए जिसमें करने में मजा आए कोई काम। मैं मेरी बात करता हूं, मुझे टीचिंग से बेहद प्यार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे इतना प्यार है टीचिंग से इतना प्यार है कि मैं दिन रात पढ़ा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई खाने के लिए ना दे तो भी पढ़ा सकता हूं। टीचिंग के लिए मैं लड़ सकता हूं, झगड़ सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, पर टीचिंग मेरा एक पैशन है। मैं टीचर बाई चांस नहीं बना, मैं टीचर बाई चॉइस बना। मुझे कुछ दुख भी रहा है, मैं परेशान भी हूं, मैं बहुत टेंस भी हूं, फिर भी मैं लेक्चर लेके उस टेंशन को दूर कर देता हूं। मतलब दुनिया का ये होता है कि चलो यार कहीं बाहर जाके मूड फ्रेश करके आते हैं, कहीं घूम के आते हैं तो मूड फ्रेश हो जाएगा। मेरा तो बल्कि कहीं बाहर जाने से मूड खराब ज़्यादा होता है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, फिर मैं अपनी पढ़ाई से जुड़ नहीं पाता। हाँ, मैं 1 घंटा पढ़ा लूँ, 2 घंटे पढ़ा लूँ, फुल फ्रस्ट्रेशन अगर मेरे साथ में होती है ना तो मेरा माइंड बड़ा हल्का होता है, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, थोड़ा रिलैक्स सा फील होता है मुझे। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि मुझे टीचिंग में मेरा पैशन है। मुझे पता नहीं लगता कि घंटा कब गया, 1 घंटा कब गया, आधा घंटा कब निकला। तो ये जो रिस्क लेने वालों की बात है ना यहाँ पे, ये बहुत कम है। हाँ, इसमें क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट प्रॉफिट होता है हमेशा। रिस्क जिसने लिया है ना उसका प्रॉफिट तो होगा ही होगा, पक्की बात है, ठीक है ना। तो इसका अभाव है ये। तो टोटल देखा जाए ना हमारे प्यारे भारत के अंदर, तो ये भारत हो या कोई भी देश हो, इसका इकोनॉमी के 4 फैक्टर है। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में आपको? अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब आगे की बात ये आती है हमारे पास में कि आर्थिक क्रियाएं जो होती है हमारी, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है ना, उसमें क्या आता है। कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से, एमसीक्यू बन जाएगा आपका, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे जाके, एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट, आज थोड़ा बेसिक था तो इसको समझ लीजिएगा पूरा, ठीक है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन आता है, उपभोग आता है, वितरण आता है, विनियम आता है। यानी कि इसके अंदर एक आता है प्रोडक्शन आता है, देखो कोई चीज को बनाया आपने, भाई मैंने पेड़े बनाए, पेड़े बनाने के बाद में उसको कंज्यूम किया, ठीक है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, ठीक है ना, उसको एक्सचेंज भी किया है, फिर मैंने खुद ने भी खाए हैं, यूज किए हैं, किसी और को भी बेचा है, ठीक है ना, किसी के साथ में ट्रांसफर भी किए हैं, किसी दूसरे देश के साथ में, राज्य के साथ में, जिले के साथ में मैंने उसको क्या किया है, ट्रांसफर किए हैं, एक्सचेंज किए हैं। तो ये आर्थिक क्रियाएं होती है। पक्की बात होगी कि अगर मैंने बनाए हैं तो उनको क्या किया होगा, मैंने उनको प्रोडक्शन उनका होगा तो उनका पैसा लगा होगा मेरे पास, हाँ सर लगा है। कंज्यूम किया है, उनका यूज किया है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट किया तो पैसा कमाया होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है एक्सचेंज में, डिस्ट्रीब्यूट में पैसा कमाया होगा मैंने, ठीक है। तो ये सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे से ही तो बेचा जाता है, फ्री में कौन देने वाला होगा। प्रोडक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, भाई आप समझते क्या हो प्रोडक्शन का मतलब क्या है, कैसे हो सकता है, किसके लिए होता है, ये सवाल हो सकते हैं मन में आपके। तो देखो ऐसा है हमारे पास में, प्रोडक्शन जो आप लोग करते हो इसको आप धीरे धीरे समझोगे आगे जाके। प्रोडक्शन को मतलब यूं समझोगे आप लोग आगे जाके कि प्रोडक्शन का मतलब कोई न्यू प्रोडक्ट डिजाइन करके आप बना लेते हो। रूरल मार्केटिंग में भी आपने ये चीज पढ़ी होगी, प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट है कि कंज्यूमर के नीड के अकॉर्डिंग तैयार करना। लोगों को चाहिए था, रिमोट चाहिए था, या मान लेते हैं डिजिटल बोर्ड, बात मानो ये डिजिटल बोर्ड चाहिए था। पहले ब्लैक बोर्ड आते थे, ठीक है ना, फिर आए आपके व्हाइट बोर्ड आए। अब वक्त के साथ में जरूरत पड़ी ऐसे कलरफुल चीजें दिखाना, ऐसे फोटो वोटो दिखाना, इसके लिए डिजिटल बोर्ड की जरूरत पड़ी। तो कंज्यूमर के हिसाब से मार्केटियर ने कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर दिया, कोई ऐसी चीज बना दी, उसको प्रोडक्ट कह दिया आपने। क्यों बनाया, क्योंकि उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए आपने तैयार किया। और किसके लिए बनाया, आपने मार्केट के लिए बनाया है, आपने क्या कहते हैं बिजनेस करने के लिए बनाया, आपने प्रॉफिट के लिए बनाया है। और इन चीजों को बैलेंस आप लोग इस सब्जेक्ट के अंदर करते हो, इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है ना। कि कितने में बनाया, उसको कितने में बेचा, कितना प्रॉफिट कमाया आपने, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई बेचने की, वो सब कुछ आप यहां फिर देख लोगे। मानव पूंजी की बात करते हो आप लोग यहां पे, यानी कि ह्यूमन कैपिटल की बात करते हो। अब ये क्या होता है, डायरेक्ट डेफिनेशन आएगा आपके, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। देखना कि आपसे पूछ लिया कि बताओ इनमें से ह्यूमन कैपिटल क्या है, या ये चीज दे देगा आपको, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल द्वारा मानव का पूंजी में विकास करना क्या कहलाता है। आंसर रहेगा मानव पूंजी उसका, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन थ्रू एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल। किसी भी पर्सन का शिक्षा में, स्वास्थ्य, कौशल के द्वारा मानव पूंजी में विकास करना। आपका मैं पता क्या कर रहा हूं, आपका मैं ह्यूमन कैपिटल पे काम कर रहा हूं। कैसे, मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं फिलहाल के लिए, आपको मैं शिक्षा दे रहा हूं। अगर आपको मैं शिक्षा दे रहा हूं तो शिक्षा का मतलब क्या है कि आपका मैं शिक्षा से आपको ग्रो करवाऊंगा, आगे जाके आप इस शिक्षा को पाके जो ना पैसे कमा पाएंगे, ठीक है। अच्छा, कौशल की, स्वास्थ्य की बात करते हो आप लोग, किसी की हेल्थ पर्सपेक्टिव भी बात हो सकती है, मेडिकली हेल्थ उसकी ठीक, और कौशल स्किल होती है, चीज सिखा देना कोई आपका, कहिएगा। सिंपल डेफिनेशन है, कोई मुश्किल नहीं है, पर पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन थ्रू एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल, ठीक है ना। इन तीनों के थ्रू अगर आप उसको डेवलपमेंट करते हो किसी इंसान का, तो आपका फिर क्या रहेगा, वो मानव पूंजी कहलाता है। सामाजिक पूंजी क्या होती है भैया, सामाजिक पूंजी है सामाजिक सामंजस्य और सद्भावना, सोशल हार्मोनी एंड गुडविल। एक भलाई के लिए, एक नैतिकता कहिएगा, एक सीख कहिएगा, एक व्यवहार कहिएगा। WHO ने पता है एक डेफिनेशन दी है हेल्थी पर्सन की, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है, एक पर्सन हेल्दी तभी कहलाएगा जो मेंटली, फिजिकली और सोशली, अगर वो तीनों रूप से फिट है ना, तो ही वो पर्सन क्या है, वो हेल्दी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि मैं फिजिकली बहुत अच्छा हूं, दिमाग में कोई टेंशन चल रही है, मेरे चिंता चल रही है, कोई बात की कोई भड़क चल रही है, किसी से नाराजगी है, किसी से लड़ाई हो गई है, कुछ भी बात चल रही है, तो मैं फिजिकली फिट तो हूं ही नहीं, मैं स्वस्थ तो हूं ही नहीं। क्यों नहीं हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो कोई ना कोई चिंता है ही ना, वो कहीं ना कहीं चीजें घूमे जा रही है, कहीं ना कहीं चीजें परेशान कर रही है, ठीक है ना। जाने में अनजाने में कोशिश किया करो आप लोग कि कभी किसी का दिल ना दुखाओ, ये बात नसीहत के रूप में ले लो, ठीक है ना। जाने में और अनजाने में कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, या किसी के साथ में कुछ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। कोशिश तो यही करो, हालांकि इस बात को अडॉप्ट करना या इस बात को प्रैक्टिकली लेके आना बहुत 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 टफ है ये, ठीक है ना। पर हाँ, एक सभ्य इंसान के नाते, बनने के नाते प्रयास तो किया ही जा सकता है, कोशिश तो की ही जा सकती है कि हाँ हम ये चीज ना करें।
करने से पहले सोचे। ऐसे ही धीरे धीरे बड़े होगे तुम लोग, ऐसे ही तुम धीरे धीरे संस्कार लोगे, ऐसे ही धीरे धीरे चीजों को सीखोगे आप लोग। एकदम चीजें नहीं सीखी जाती, व्यवहार ऐसे सीखोगे आप लोग। खैर, फिजिकली कोई चोट लगी है तो भी कैसे, सोशली मतलब समाज में इज्जत नहीं है तो भी आप लोग कैसे कहलाओगे, अच्छे नहीं कहला सकते, मतलब हेल्दी नहीं कहला सकते हो एक प्रकार से, ठीक है। तो ये चीजें एक आपकी साधारण हो गई यहाँ पे। अब आगे की बात करते हैं कि सेक्टर क्या है हमारे पास में। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात हमारे पास में यहाँ समझने की आएगी कि सेक्टर कौन से हैं। बहुत दिल से समझना, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इससे अच्छा बेसिक आप लोग क्या ही समझोगे, ठीक है। तो आपने सेक्टर बहुत ही सिंपल सुना होगा, ठीक है ना, कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पे। इसके आधार पे प्राइमरी आता है, सेकेंडरी आता है, टर्सरी आता है। ये तीन तुमने खूब सुने होंगे। आज की क्लास के अंदर आपको मैं चौथा और पांचवा भी बता दूंगा। यहाँ पे 5 सेक्टर बताएंगे आपको। यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र भी, क्वानरी और क्वांटरनरी जो है ना, ये भी आपको बताएंगे यहाँ पे। बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ वर्क पे बताएंगे। एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है आपका। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पे बताएंगे। पब्लिक सेक्टर होता है, एक आपका प्राइवेट सेक्टर होता है। अगर इसको समझ लिया ना तो आपको बहुत कुछ अपने आप में समझ में आएगा। कोई भी आपको चिंता वाली बात नहीं है डियर, ठीक है ना। तो इसको आप लोग बहुत ढंग से जो है ना वो समझ लेना, ठीक है ना। ये बताना आप लोग, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक सेकंड, हाँ जी। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम इनकी बात करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पे आपके 3 सेक्टर हैं। ये तीनों सेक्टर आपको सबको आते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत बार इसको आपने जो है ना पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर। वह क्षेत्र है जहां प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। ये प्रोडक्शन की बात आती है। अगर आप एक किसान हैं तो आप इस सेक्टर का यूज करते हैं। इसको एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कहते हैं। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र कहा जाता है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यूं हुआ कि आप अपने खेत में कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, बना रहे हैं, मतलब मान लेते हैं कि आपने गेहूं उगाया है तो आप प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। आपने दूध उत्पादित किया है, आप प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। आपने घास उगाया, जवार उगाई, बरसीम उगाई है, आपने जई उगाई है, जो भी आपने हरा चारा कुछ भी उगाया है, सब कुछ प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आता है। यह वह क्षेत्र है जहां प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज, जमीन का यूज करके, भगवान ने दी थी, पानी भगवान ने दिया है, हवा भगवान ने दी है, सब चीजों का नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके आपने किसी वस्तु का निर्माण किया। प्रोडक्शन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इसे कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। अभी मैंने कहा था ना कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। अलाइड क्या होता है सर? अलाइड का मतलब है आपने खेती तो की है, साथ के साथ आपने पशुपालन भी किया है, डांगर पालना यानी भाषा में कहूं तो, ठीक है बात सर जी। अच्छा, ऐसो को ना रेड कॉलर जॉब कहा करते हैं। ये कई जॉब होती है, रेड कॉलर है, ब्लू कॉलर है, व्हाइट कॉलर है, गोल्ड कॉलर है, ठीक है ना। मतलब बहुत लो लेवल का काम है। अगर देखा काम थोड़ा नीचे वाला कह सकते हो, एक लो। वैसे देखो मैं इस बात को कहते हिचकिचा रहा हूं क्योंकि ये काम मेरी नजरों में देखा जाए ना तो बहुत ऊपर है, लेकिन मैं इकोनॉमी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं ना, तो बताना पड़ रहा है। पर बोलते बोलते मेरी जीभ हकला रही है, ठीक है ना। बोलना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ये काम, मतलब नज़रों में कहा जाए तो बहुत ऊपर का काम है, बहुत ही मेहनत का, बहुत ही इज्जत का, और वाकई सल्यूट करने वाला काम है वाकई ये। लेकिन हाँ, यहाँ रेड कॉलर की सेंस थोड़ी समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें मैं, ठीक है ना। इसका जीडीपी में योगदान आज के टाइम में थोड़ा सा धीरे धीरे घट रहा है, लगभग ना के बराबर सा होता जा रहा है। भारत की जीडीपी में केवल 17% योगदान और सर्वाधिक जनसंख्या 55% जो है ना इसी से रिलेटेड है। गजब की बात तुम देखो, ये जीडीपी में योगदान बहुत कम परसेंटेज का है आपका, ठीक है ना। लेकिन जो लोग हैं ना वो इसके अंदर इंक्लूडेड जो है ना वो बहुत ज्यादा है, मतलब इसके अंदर ज्यादा इंक्लूडेड है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और इसकी ग्रोथ भी अगर मैं देखने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, ठीक है ना, मेरे पास में एक इकोनॉमिक सर्वे इस बार वाला लेटेस्ट है, उसके अंदर ना इसकी ग्रोथ दिखाता हूं मैं आपकी कितनी है। पिछले सालों के मुकाबले केवल 3.5% जो है ना इसके अंदर ग्रोथ हुआ है आपका, ना के बराबर ग्रोथ है कहिएगा, कुछ ग्रोथ है ही नहीं देखा जाए तो ये, ठीक है ना। ये क्या ग्रोथ है? कोई ग्रोथ ही नहीं है आपका ये, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा समझिएगा आप लोग कि ज्यादा लोग इन्वॉल्व है लेकिन प्रोडक्शन निकल के कमी ही आ रहा है आपका, ठीक है।
सेकेंडरी सेक्टर हम वो आगे भी पढ़ लेंगे, ये एग्जैक्ट आंकड़े अभी आप चाहे ये याद ना भी करें, छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत हो कि कितना ग्रोथ हुआ क्या हुआ, ये टेंशन ना ले, ये लाइन भी ना याद करें चलेगा, क्योंकि आगे जाके मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे भी करवाने वाला हूं, तो उस इकोनॉमिक सर्वे में चीजें समझ जाओ। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब मेन चीज बता दूंगा, कोर बता दूंगा, तो वो एक अलग सा एक सेक्शन में ही पढ़ा दूंगा आपको, तो उसकी चिंता ना करें आप लोग, वो आप समझ जाओगे। फिलहाल के लिए इतना समझ जाना कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है? प्राइमरी सेक्टर का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके क्या करते हो, किसी वस्तु का निर्माण करते हो आप लोग, तो उसी को ही आप लोग जो है ना वो प्राइमरी सेक्टर के नाम से आप लोग जानने वाले हो डियर, ठीक है ना। तो साधारण सी बात है, आप लोग शायद इस चीज को जो है ना आसानी से समझ गए होंगे कि हाँ इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। बाकी ये जो आपके इकोनॉमिक सर्वे के मेन डेटा है, हम आगे लेक्चर जब बढ़ेगा ना तो अपने आप उसके अंदर आ जाएगा, अलग से लेने की जरूरत भी नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर की बात क्या है हमारे पास में, तो सेकेंडरी सेक्टर आपको क्या कहता है सर, अब इनसे ये प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे मैंने दूध था, दूध से पेड़े बनाए, तो बनाने वाला सेकेंडरी सेक्टर में, गेहूं है, गेहूं से बिस्किट बनाए, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है, गेहूं से सूजी बनाई, ये सेकेंडरी सेक्टर है आपका ये। तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल्स, इसे औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये इसके अंदर इंडस्ट्री आती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हो आप लोग ये। अब इसके अंदर ना क्या होता है, इसमें दो टाइप के लोग ज्यादा आते हैं। एक इसके अंदर कुशल वर्कर आते हैं, जो कि स्किल्ड वर्कर होते हैं, वो तो व्हाइट कॉलर होते हैं आपके, जैसे इसके अंदर इंजीनियर्स आ गए, कंप्यूटर पे काम करने वाले आ गए, ठीक है ना। ये तो सारे क्या है इसके अंदर, वो व्हाइट कॉलर हो गए। कुछ इसके अंदर लेबर होती है जिनके पास कम, मतलब यूं कहिएगा स्किल होती है, तो वो अनस्किल्ड वर्कर जो होते हैं ना उनको ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। जैसे कोई मैकेनिक वगैरह है, जैसे मैं तो नहीं कहूँगा इनको भी यार, मैकेनिक तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है, गाड़ी का इंजन वगैरह का काम कर रहा होता है, ठीक है ना। मैकेनिकल इंजीनियर को ब्लू कॉलर जॉब ऐसे कह देते हैं, मतलब समझ रहे हो आप लोग, कोई काम पाइपें वगैरह हटा रहा है, लगा रहा है, तो वो वाला जो ब्लू कॉलर है, कंप्यूटर वाइज कोई काम कर रहा है, इंजीनियर इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहा है माइंड का यूज़ करके, तो वो आपका जो है ना एक्चुअली व्हाइट कॉलर कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल तो कृषि, मत्स्य और खनन था, इसके एग्जाम्पल आपका स्टील इंडस्ट्री, इस्पात उद्योग वगैरह ये है। टर्सरी सेक्टर क्या है कि ये सेवा है, सर्विसेज होती है, यह क्षेत्र विभिन्न सेवाओं का है, जैसे परिवहन, बैंकिंग आदि का प्राथमिक द्वितीय दोनों को ही सहायता देता है ये आपका, जैसे कि परिवहन है, बैंक है, सॉफ्टवेयर है, होटल है, आपको ये पढ़ाई है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जीडीपी में जो योगदान चल रहा है ना वो इसी का ही चल रहा है। अगर मैं अपने हरियाणा राज्य की बात करता हूँ तो इन तीनों सेक्टर का एग्जैक्ट डेटा इस बजट का आपको यहीं पर दे देता हूँ। प्राइमरी सेक्टर का डेटा जो है ना वो 19.6% है, 19.6% जो है ना ये हरियाणा राज्य का अभी का जो बजट आया था ना, इकोनॉमिक सर्वे आया था हरियाणा का, उसके अंदर ये बताया गया है। सेकेंडरी सेक्टर का जो है ना वो 29.7% दे रखा है, 29.7% दे रखा है सेकेंडरी सेक्टर का। और जो टर्सरी सेक्टर है हमारा वो सबसे ज्यादा है, वो कितना है, 50.7% है। ये हरियाणा का है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। ये हरियाणा का डेटा है आपका, ठीक है। हरियाणा का एग्जाम दोगे तो यही सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको याद करना। हरियाणा का प्राथमिक क्षेत्र में योगदान अभी देखो इतना है, इतना सेकेंडरी में जब हम बने थे ना, हरियाणा बना था, तब ये कुछ आंकड़ा लगभग 51% एग्रीकल्चर पे थे। आज देखो कैसे पलटी मार दी एकदम, ठीक है ना। चलिए सर, अब बात करते हैं दो वो सेक्टर जो बड़े यूनिक है, जो आपने बहुत कम सुने होंगे, ठीक है। एक आता है चतुर्थ, जिसको आप लोग क्वांटनरी का नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योग को शामिल किया जाता है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री को शामिल किया जाता है, जैसे कि रिसर्च इंडस्ट्री है। ये फिलहाल जो मैं आपको दे रहा हूं ना, काम बता रहा हूं, ये आपका इस फोर्थ सेक्टर के अंदर आ सकता है। ये आपका जो ये भी एक व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं, इसको भी व्हाइट कॉलर में ही इंक्लूड किया करते हैं। इसमें जो रिसर्च आता है, डेवलपमेंट एजेंसी है, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, ये जो एजेंसी है इनके अंदर काम करने वाले लोग कहिएगा, ये सब कुछ आपका आता है क्वांटिनरी के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका चौथा जो सेक्टर है ना, चतुर्थ सेक्टर, ये है जिसका नॉलेज बेस्ड सेक्टर आता है, ठीक है। अच्छा, पांचवा कौन सा आता है सर? पांचवा आता है डिसीजन मेकर, जो फैसले लेने वाला होता है। किसी को जैसे मतलब राजनेता आ गया, सरकार आ गई, वो इसके अंदर ही आता है। डोनाल्ड ट्रंप का फोटो जो है ना लग गए, थोड़ा समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। इससे तो इसके अंतर्गत उच्चतम या स्तर नीतियों का निर्धारण करने वाले आते हैं आपके, ठीक है ना, जो गतिविधियों को शामिल करते हैं। इसे गोल्ड कॉलर जॉब के अंदर रखा जाता है, ये आपका गोल्ड कॉलर आता है डियर, ठीक है ना।
और इसके अंतर्गत वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारी है, रिसर्च वैज्ञानिक विधि, परामर्श आदि को शामिल किया, मतलब जो सलाह देते हैं कि ऐसा ऐसा कर लीजिएगा, ऐसा ऐसा कर लीजिएगा, ये काम कर लीजिएगा। डिसीजन मेकर होते हैं, फैसला लेते हैं, इनके फैसलों पे सरकारें भी चला करती है, तो वो सारे जो आते हैं ना वो इसके अंदर आते हैं आपके। तो 5 सेक्टर होते हैं बेस्ड ऑन आपके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पे बात करते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपके 5 सेक्टर हैं, जिसमें से प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, क्वांटिनरी है एंड क्वेनरी है आपका। इसके अंदर आती है आपकी एग्रीकल्चर, जो बनाने वाला हो गया। सेकेंडरी के अंदर आता है उनसे इंडस्ट्री आएगी आपकी, जैसे दूध से पेड़ा बनाया आपने। टर्सरी में आते हैं सर्विसेज, बैंक सर्विस देता है, इंटरनेट एक सर्विस है, ये क्लास भी एक टाइप की सर्विस ही है आपके लिए, ठीक है ना। जो आपकी होटल भी एक टाइप की सर्विस है। आजकल आप लगभग सारी चीज़ों की, जोमेटो है, स्विगी है, सब सर्विसेज में आता है। और इसके अंदर आता है नॉलेज बेस, रिसर्च इंडस्ट्री वगैरह जिसके अंदर आती है आपकी सारी। और ये आते हैं डिसीजन मेकर आपके लास्ट। 2 टाइप के और सेक्टर हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर उसको बोलते हैं जिसकी जॉब फिक्स हो, एक ऐसी इंडस्ट्री, इसमें गवर्नमेंट जॉब आती है, सीधी कह लो आप लोग, ठीक है ना। ये आती है गवर्नमेंट जॉब का पार्ट है आपका, और ये आपका प्राइवेट जॉब का पार्ट है, सीधे तौर पे यही कह लो आप लोग। गवर्नमेंट जॉब का मतलब है कि जिसकी सैलरी फिक्स है, टाइम पे सैलरी आएगी, पेंशन आएगी, सब कुछ फिक्स है, टाइम फिक्स है, ठीक है ना। पेंशन भी मतलब चलो खैर सर नहीं आती, पर मतलब कहने का ये कि आपका जीपीएफ है, पीएफ है, जो भी है, ये सब चीज़ें जो है ना आपकी फिक्स है, वो सारा किसके अंदर आता है, आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर का पार्ट है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है कि कोई प्राइवेट सेक्टर है आपका। प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है यहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर का मतलब है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसके अंदर आ जाती है ऑर्गेनाइज में, लेकिन कोई छोटा स्टार्टअप है उसके अंदर कोई आपका मतलब कभी भी आप वहां पे रह सकते हो, कभी भी आपको वहां से निकाला जा सकता है, फिक्स मतलब कोई काम ना हो, वो अनऑर्गेनाइज्ड आता है आपका, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, संगठित है, रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित होती है तथा कर्मचारियों को सुनिश्चित कार्य और सामाजिक सुरक्षा मिलती है। द कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड गेट एश्योर्ड वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी, प्रॉपर काम, सोशल सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ उनको मिलती है। लेकिन जो असंगठित होता है उनके पास में जो है ना ये सब नियोजित श्रमिक, वेतनभोगी मजदूर वगैरह आते हैं, इनके पास में कुछ फिक्स कुछ नहीं होता है आपका, ठीक है ना। अच्छा सर, इसके बाद में हम लोगों के पास में अगला जो सेक्टर था ना, बेस्ड ऑन वर्किंग के आधार पे तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन हमारे पास में जो नेक्स्ट सेक्टर आ रहा था वो था हमारे पास में यहाँ पे किसका कि क्षेत्रों के आधार पे, ठीक है ना, स्वामित्व के आधार पे। एक पब्लिक सेक्टर आता है, एक आपका प्राइवेट सेक्टर आता है। खैर ये तो एकदम बहुत ही सिंपल सी बात है, आसान सी बात है, जो आप लोग आसानी से जो है ना वो समझ सकते हो डियर, ठीक है ना। तो क्या है आपका यहाँ पे कि पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है? तो सरकार की 50% से ज्यादा भागीदारी होती है ना, उसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। और प्राइवेट क्या होता है? जिसके अंदर 50% से कम भागीदारी होती है, उसको आप लोग प्राइवेट सेक्टर कह देते हैं, निजी स्वामित्व वगैरह कह लीजिएगा। अच्छा, एक वर्ड इसमें प्राइवेटाइजेशन आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई सरकारी कंपनी है, मान लो, ठीक है ना, सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनी ने क्या किया, कोई भी सरकारी कंपनी है, अगर वो अपना 51% शेयर किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देती है तो अब उसको कहोगे प्राइवेटाइजेशन। उस चीज को आप लोग क्या कहोगे, याद रखिएगा, उसको आप लोग प्राइवेटाइजेशन जो है ना वो कहोगे, ये याद रखना। अच्छा सर, फिर एक बात बताओ, कोई वही कंपनी है, जैसे मान लेते हैं हमारा भारत का रेलवे की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है ना, रेलवे हो गया, इस रेलवे का मान लेते हैं 51% दिया सर, तो प्राइवेटाइजेशन हो गया रेलवे का। लेकिन अगर मान लेते हैं कि रेलवे का 51% ना देके 10% दिया जा रहा है, तो ये क्या होगा, इसको फिर आप लोग कहा करते हो, याद रखना, डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जाना करते हो, ठीक है ना, डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हो, विनिवेश कहा करते हैं इसको, ठीक है ना, विनिवेश के नाम से, विनिवेश जो होता है ये आपका, ठीक है ना, विनिवेश कहलाता है फिर आपका ये, ठीक है। तो बात को ध्यान से समझना, आप लोग क्या कहा है आप लोगों ने, आपने कहा है कि कोई भी सरकारी कंपनी 51% जो है ना वो दे देती है ना, तो ही आप लोगों की क्या है ना वो क्या कहलाएगी, आपकी बेसिकली कहलाएगी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेटाइजेशन हो गया, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज देती है ना, तो उसका मतलब क्या होगा, आपका कुछ परसेंटेज देने का मतलब होगा वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगी, विनिवेश जो है ना वो कहलाएगी आपकी ये, ठीक है ना। और अगर एक बात याद रखना, कोई राष्ट्रीयकरण किसी कंपनी का होता है, नेशनलाइजेशन होता है ना, तो यहां तो बेचा जाता है, 51% जो है ना बेच दिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बेच दिया ये, ठीक है ना, ये बेचा गया है, तो वो बन गई प्राइवेट कंपनी। लेकिन अगर कोई सरकार जो ना 51% शेयर खरीद लेती है, ठीक है ना, शेयर खरीद लेती है अगर, ठीक है ना, खरीद लेती है, तो वो हो जाता है उस कंपनी का राष्ट्रीयकरण, ठीक है ना,
राष्ट्रीयकरण हो जाता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना, राष्ट्रीयकरण। एक बार इन चीज़ों को दोबारा समझो आप लोग, कन्फ्यूजन हो सकता है, इनको किसी खाली पन्ने पे समझाया जाए आपको, इस पे समझाता हूँ, एक बार ध्यान से समझना। प्राइवेट कंपनी किसे कहोगे आप लोग? प्राइवेट कहोगे जिसमें सरकार 51% से कम हो या 50% से कम हो बेशक, ठीक है ना। सरकारी किसे कहोगे? 51% से ज्यादा हो, ठीक है। ये तो दो हो गए, साधारण सी बात है इनकी। अब दूसरी बात, प्राइवेटाइजेशन जो है ना किसका होगा? प्राइवेटाइजेशन जो है ना वो किसका होगा? सरकारी कंपनी अपना 51% बेच दे, ठीक है ना। राष्ट्रीयकरण किसका होगा? राष्ट्रीयकरण जो है ना आपका, या नेशनलाइजेशन लिख देता हूं मैं, नेशनलाइजेशन जो है ना ये किसका होगा? सरकारी कंपनी, जैसे तुमने सुना ना आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ। सरकारी कंपनी 51% शेयर खरीद ले, मतलब प्राइवेटाइजेशन का उल्टा होता है, खरीद ले, वो राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। और विनिवेश क्या होता है? विनिवेश जो है ना आपका, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? सरकारी कंपनी अपना कुछ परसेंटेज शेयर जो है ना वो बांट दे, 10%, 5%, 50 से नीचे नीचे जो भी आता है आपका वो आ जाएगा विनिवेश, ठीक है ना। ये एक पॉइंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 में कृषि आधारित थी, 1991 के बाद सीधी सेवा पे ट्रांसफर हो गई है ये, ठीक है ना, धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही है। तो बात मैंने सिंपली बताई आपको, ठीक है ना, कोई ज्यादा टफ बात नहीं है। चलिए सर, ये बात आप लोग समझ गए हैं। अब हमारे पास में आज के लेक्चर की आखिरी बात आती है, क्या कि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक कौन सी है हमारे पास में, इनकी बात करते हैं। इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस दो होती है। एक होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है ना, एक होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इन्हीं को आगे जाके फिर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज बेसिक में हमारे सिलेबस में इन्होंने डेफिनेशन ही दिया है, ठीक है ना। ये होता क्या है सर? माइक्रो का मतलब छोटा होता है, तो मतलब ये किसी यूनिट के रूप में आर्थिक गतिविधि का अध्ययन करती है। इंडिविजुअल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मैंने कितना कमाया, अकेले ने मैंने कितना कमाया, मैंने कितना लगाया, मेरे पास में क्या सामान है, मेरे पास में क्या सामान नहीं है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है, मैं कौन हूँ। इंडिविजुअल इकोनॉमिक स्टडी जब करते हो ना आप लोग पर यूनिट की, दैट इज माइक्रो इकोनॉमी, उसको माइक्रो इकोनॉमी कहते हो। बहुत सिंपल है, टेंशन ना लेना, एकदम सिंपल है, कुछ ऐसा है ही नहीं मुश्किल, ठीक है ना, हुआ मत बना चीजों का। और मैक्रो क्या होता है सर? मैक्रो का मतलब होता है कि आप समूचा देश की इकोनॉमी को काउंट करते हो। पूरे भारत का पर कैपिटा इनकम कितना है, प्रति व्यक्ति आय पूरे भारत में ऑन एन एवरेज कितना है, कलेक्टिव लेवल पे जब देखते हो तो मैक्रो आ जाएगा। सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। आपको कहा जाए ये ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचेस कितनी है, दो ब्रांचेस होती है, एक माइक्रो होती है, एक मैक्रो होती है। माइक्रो का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल, छोटा है ना यूनिट, एक इंडिविजुअल लेवल पे, ये कलेक्टिव लेवल पे आता है आपका। इसमें आते डिमांड पढ़ते हो आप लोग, इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड पढ़ते हो, यहाँ आप लोग एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हो, टोटल डिमांड पढ़ते हो आप लोग। यहाँ आप सप्लाई पढ़ते हो इंडिविजुअल की, यहाँ आप लोग पढ़ते हो टोटल सप्लाई पढ़ते हो, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हो। यहाँ पे आप व्यक्तिगत आय देखते हो, पर्सनल इनकम देखते हो, यहाँ पे आप नेशनल इनकम देखते हो। तो सिंपल सी बात है, कलेक्टिव लेवल होता है, एग्रीगेट डिमांड होती है, एग्रीगेट ही आपकी जो है ना सप्लाई देखी जाती है, नेशनल इनकम देखी जाती है, और ये इसमें है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा सर? 4 ऑप्शन दे देंगे, बता दो इनमें से मैक्रो इकोनॉमी का कौन सा पार्ट है। इनमें से डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, पर्सनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई, ऐसे ऑप्शन दे दिए, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा। ऐसे ऑप्शन बनेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल इनकम किन के अंदर आता है बताओ, नेशनल इनकम किस में काउंट की जाती है, इंडिविजुअल लेवल किसको काउंट किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं।
पढ़ेंगे आगे जाके क्वेश्चन भी, लेकिन फिलहाल के लिए बेसिक मन में तो पता ही हो आपको। ठीक है सर। अब की कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी होते हैं कुछ हमारे, ठीक है ना। अब की कंपोनेंट्स क्या है आपके, इसके अंदर एक कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी होती है, हालांकि इनका आगे जाके सिलेबस में डिटेल भी है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, पर इनको देखेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी क्या है, इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न घटकों में आवंटित करता है ताकि अधिकाधिक संतुष्टि सुख अर्जित कर सके। मैं पैसा कमाता हूं, मेरे लिए क्या प्रायोरिटी होगी। कोई मुझे कहे कि सुनील सर आप ना जो है ना आपको किस चीज का ज्यादा शौक है, आप बताइएगा। तो मुझे ना सबसे ज्यादा शौक आता है चीजों का, मतलब लगाव है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बहुत ज्यादा लगाव है। मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, कैमरा हुआ, प्रिंटर हुआ, एसी हुआ, पंखा हुआ, कूलर हुआ, टीवी हुआ, इनमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। इनके पढ़ना, मैं खाली बैठ जाता हूँ, या कार हुई वगैरह, मतलब ऑटोमोबाइल भी मेरा एक इंटरेस्ट है। तो इनको मैं जब भी बैठ के मतलब देखने लग जाता हूँ, इनके बारे में स्टडी करने लग जाता हूँ, क्या टेक्नोलॉजी आई है, कैसे काम करते होंगे, क्या है। मुझे इनके अलावा वैरायटी है अच्छा खाना खाने की, ठीक है ना। अच्छा खाना मतलब एक बहुत अच्छी सी थाली सजी हुई हो, तरह तरह के पकवान हो, अलग अलग चीज़ें हो, बहुत ही प्रॉपर सुंदर सजा हुआ हो खाना, तो ये एक वैरायटी है। घूमने का फिर कहीं एक हो सकता है आपका, या मुझे पर्सनली मेरा स्पिरिचुअलिटी में बड़ा वो रहता है, तो कहीं किसी मंदिर, किसी कथा, कोई जगह मिल जाए तो मतलब मेरी एक प्रायोरिटी ये रहेगी। इनमें मुझे मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। कोई मुझे कहे कि चलो सुनील सर आपको ना किसी भागवत कथा में लेके चलते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। मुझे कोई कहे कि सर चलो ये गैजेट खरीदना है, आइए हमारी हेल्प करिएगा इसके बारे में, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है ना। किसी रेस्टोरेंट में चलो खाना खाने चलते हैं, इंटरेस्ट है, अच्छा लगेगा। कपड़े नए लेके आते हैं, इंटरेस्ट है। मतलब एक उपभोक्ता जो है ना, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में यही आता है कि किसी उपभोक्ता को कोई सामान दिया आपने, उसके बाद में उसको किस में ज्यादा लाभ मिला, किस में। अब आप मेरे आगे कह दो कि चलो सर बार में चलते हैं, दारू पी के आते हैं, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है भैया, तो क्या है, मेरे को क्या उसमें, चलो चाय पीते हैं, बैठ के चाय पे बातें करेंगे। अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को नफरत है चाय से, नहीं पसंद, नहीं पीता मैं, ठीक है ना। अब मुझे कोई कहे कि चाय पी लो, तो क्यों, मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मेरी कोई संतुष्टि नहीं है। तो इसमें यही चीजें देखी जाती है कि अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार का उपभोक्ता अपनी आय को, अब मैं मेरा पैसा लगाने की कोशिश करूंगा तो किस पे करूंगा, मैं चाय पे खरीदने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं रसगुल्ले खरीदने की कोशिश करूंगा, मैं गुलाब जामुन खरीदूंगा, मैं मीठा खरीदूंगा, मैं कोई और ऐसी चीज खरीदूंगा जिससे मुझे शांति मिल सके, मुझे अच्छा लगे, मैं सेटिस्फाई हूं। हर इंसान वही तो करता है, अपना पैसा कमाता है, अपने हिसाब से चीजों को खरीदता है, बस बात ही खत्म। अच्छा, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत क्या होता है, प्रोडक्शन थ्योरी क्या कहती है आपकी, इसमें होता है कि इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उत्पादक विचार करता है कि किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन करना है और कितना करना है ताकि अधिक से अधिक लाभ हो सके। अब आप मेरे लिए यूं लगाइए कि मैं कोई चीज मान लेते हैं कि मैं पेड़े बना रहा हूं, तो मैं पेड़े कितने बनाऊं, कैसे बनाऊं, कहां बेचूं, वो सब कुछ इसके अंदर ही आएगा, आपका प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर आएगा, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर वास्तव में ये जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब आपने बना लिया है, लेकिन उसका आप लोग पैसा भी तो डिसाइड करने वाले हो ना, कितना होगा उसका, ताकि बाजार में हर किसी के पास में पहुंच पाए, आप बेच पाओ उसको, सीधी सी बात यही आती है इसके अंदर। और मैक्रो के अंदर क्या चीज आती है, मैक्रो के अंदर आता है आपका कि संतुलित उत्पाद आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट आता है, फिस्कल पॉलिसी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी आती है, इन्फ्लेशन आता है आपका, गवर्नमेंट बजट आता है, मनी सप्लाई आती है, एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब कुछ इसके अंदर आता है आपका। तो आपसे मतलब पूछ सकते हैं कि सरकारी बजट बताओ, मैक्रो का पार्ट है, माइक्रो का पार्ट है। आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ प्रोडक्शन थ्योरी किस में आती है, आपकी बिहेवियर थ्योरी किसके अंदर आती है, ये माइक्रो के अंदर आती है, ठीक है ना। एक्सचेंज रेट किसके अंदर आता है, ये आपका मैक्रो के अंदर आता है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को आज की क्लास में जाननी थी, पढ़नी थी। मेरी ये उम्मीद है कि आप चीजें समझ गए होंगे। इनसे आगे भी पढ़ेंगे, बहुत डिटेल आएगी, चिंता क्यों ना करो आप लोग, हर चीज पढ़ाएंगे। लेकिन इतना तुम समझे कि नहीं समझे बताओ। अगर ये समझ गए हैं तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, मुस्कुरा दीजिएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों को किसी और क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।